गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं, अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में जो समय आपको मिल रहा है उस समय का सदुपयोग करिए, पढ़िए घर पे। लॉकडाउन खत्म होते ही आप हर भर्ती परीक्षा में कंपटीशन में बैठिए और मेरी ये शुभकामना है कि हर परीक्षा आपका अच्छा जाए, आप पास हो, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज दोस्तों मैं गुरुकुल पॉइंट में लेके आया हूं विराम चिन्ह। कहेंगे सर यहां से तो प्रश्न आते नहीं है परीक्षा में, लेकिन मैं बता दूं कि जहां से उम्मीद रहता है कि प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न वहीं से अब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर यहां से तो विराम चिन्हों के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है जानते होंगे, लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। और ये बताना सबसे जरूरी है कि विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना आप कितना भी हिंदी पढ़ लीजिए, कितना भी हिंदी के अच्छे जानकार हो जाइए, लेकिन अगर विराम चिन्हों का प्रयोग करना आप नहीं जानते हैं तो आपका हिंदी पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर कम देखा जाए तो हमारे ज्ञान के लिए भी यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से प्रश्न कैसे पूछेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और ये मैं ऐसे कुछ चिन्ह बना दिया यहां पे और यहां पे। ऐसे प्रश्न पूछेगा, लिख देगा और आगे इसके लिखेगा उपर्युक्त पंक्ति में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 दे देगा आपके पास, दे देगा अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और दे देगा उद्धरण चिन्ह। तो ये क्या हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो मैं एक सिर्फ तरीका बता रहा था कि आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम मतलब होता है विराम, जैसे नहीं लोग कहते थोड़ा सा विराम कर लीजिए। विराम मीन्स होता है ठहराव। और ठहराव क्या होता है कि हम मान लीजिए चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, चलते ही तो नहीं जाएंगे, कभी तो हमको रुकना है ना। या कुछ गाना गा रहा है तो एक ही सांस में सारा गाना गा के नहीं खत्म कर देंगे, हमें कहीं बीच में रुकना है। और उसी रुकने और उसी ठहराव को हम कहते हैं विराम। और चिन्ह, विराम के साथ जब चिन्ह जुड़ जाता है, चिन्ह मीन्स होता है प्रतीक। विराम रुकने के लिए उसको कुछ चिन्ह दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, कुछ चिन्ह मतलब होता है प्रतीक। और वो प्रतीक जब मिल जाता है किसी भी ग्रामर में तो उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। यानी किसी काव्य को, किसी गद्य को, किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम बीच में जो अल्प समय के लिए या थोड़े समय के लिए जब रुकते हैं, विश्राम करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्या, विराम चिन्ह। तो आइए देखते हैं, यहां पे मैं आपके सामने कुछ ऐसे विराम चिन्ह लिखा हूं। जैसे अल्प विराम का संकेत ये है, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, वर्गाकार कोष्टक चिन्ह, सर्पाकार कोष्टक चिन्ह, हंस पद चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अल्प विराम के विषय में पूछता है। अल्प विराम के विषय में कुछ कंडीशन है मेरे बच्चों। क्या है कंडीशन? नंबर 1 है कि संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए, संबोधन मतलब आप किसी को बुला रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं राम, तो थोड़े समय के लिए हम यहां रुकेंगे, राम तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे बोल रहा हूं राम तुम इधर आओ, तो तुम के बाद हम कहीं रुक नहीं रहे हैं, अब सीधे कहां रुक रहे हैं, आओ के बाद एकदम हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ये निशान आपका पूर्ण विराम का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अल्प विराम का। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन मेरे बच्चों, छंदों में प्रयोग किया जाता है। छंदों के यति में प्रयोग किया जाता है। छंदों के यति में प्रयोग किया जाता है। कहेंगे सर ये क्या है, आप सुने होंगे ना, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो रज के बाद हम क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं।
निज मन मुकुर सुधाय। तो वहां पे क्या हो जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है। देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे जब श्री गुरु चरण सरोज रज, रज के बाद अल्प विराम देते हैं, निजमन मुकुर सुधार। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। अगर एक लाइन और आएगा तो यहां भी अल्प विराम होगा, और यहां पे एक लाइन आएगा, दो पूर्ण विराम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तीसरा कंडीशन मेरे बच्चों देखते हैं। अंकों में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अंकों में प्रयोग अल्प विराम का कैसे, मैं आपको लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इन पे अल्प विराम नहीं देता हूं तो ये पूरा संख्या एक में पढ़ा जाएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 23 लाख ऐसे करके पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक एक अंक का अल्प विराम होता चला जाएगा। यानी अंकों को लिखते वक्त हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम 12 को भी कर सकते हैं, यहाँ 34 को कर सकते हैं, यहाँ 56 को कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 123 को कर सकते हैं और 456 को कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और अलग क्या होगा, अब 123 रुकेंगे थोड़े समय के लिए। अल्प विराम मतलब क्या होता है, अल्प मीन्स कम, अर्ध मीन्स आधा, पूर्ण मीन्स पूरा। जब हम यहां पे पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं तो ये पूर्ण विराम है, और जब हम ये अल्प विराम है, थोड़े समय के लिए रुकेंगे तो अल्प विराम है, ठीक है। चलिए, ये अंकों का हो गया। आगे देखते हैं एक चीज और, जब दो से अधिक समान पदों में और की गुंजाइश हो। जैसे यहां देखिए कंडीशन नंबर 4, जब 2 से अधिक शब्दों में और की गुंजाइश हो। एग्जाम्पल जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घर को पधारे। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, यहां पे और की गुंजाइश हो गया मेरे बच्चों। और की गुंजाइश मतलब यहां पे अल्प विराम, राम, लक्ष्मण, भरत। तो राम के बाद राम थोड़े समय के लिए रुके, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घर को पधारे। यहां से मेरी स्पीड तेज हो गई, यहां तक हम रुक रहे थे। तो जब समान पदों में और की गुंजाइश हो, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण हटा दीजिए तो राम, भरत और शत्रुघ्न 3 रहेगा, तो यहाँ पे कामा 1 ही रहेगा, लेकिन लक्ष्मण लग गया तो कामा 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चौथा कंडीशन ये हो गया। आगे चलते हैं, एक कंडीशन और है कि 5वां कंडीशन ये कहता है कि दिन, दिनांक और महीने लिखते समय हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल है नेताजी का जन्म। अब ये देखिए नेताजी, तो यहां पे क्या करेंगे, अल्प विराम पहले देंगे। क्यों, नेताजी एक क्या शीर्षक लग गया, ठीक है, एक संबोधन हो गया नेताजी का, तो यहां पे अल्प विराम हो गया। नेताजी का जन्म 23 फरवरी सन 1897। 23 फरवरी। देखिए, अब फरवरी के बाद अल्प विराम देंगे। ये कभी भी आप वाक्य लिखेंगे ऐसे तो आपको ये चीज करना ही करना है, वरना आपका हिंदी पढ़ना सब बेकार है। नेताजी का जन्म 23 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। मतलब पूरा कंप्लीट हो गया तो पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है। 1897 को हुआ था। एक चीज और हम देखेंगे कि 6वां कंडीशन कहता है कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो। और पुनरावृत्ति जैसे एग्जांपल, सुनो सुनो, सुनो सुनो। अब यहां नहीं देंगे, यहां पे देंगे, सुनो सुनो, मोहन गा रहा है, मोहन गा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ लीजिए, अगर आप इस देश में हैं, इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी में अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आता है, अगर इस चीजों का प्रयोग अपने लिखने के
काव्य शैली में या गद्य शैली में नहीं करते हैं तो फिर आपका ये चीज बहुत ही आगे चल के दिक्कत में आ सकता है। चलिए अगला चीज, एक जगह और प्रयोग होता है कि कभी कभी वाक्य और उद्देश्य दोनों लंबा हो। जैसे वाक्य और उद्देश्य दोनों लंबा हो तो वहां भी अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रजापति, अब देखिए प्रजापति किन्हें कहते हैं? ब्रह्मा को। प्रजापति ब्रह्मा, एग्जाम्पल देते हैं आपको, ने सुख और दुख, ने सुख और दुख। देखिए सुख है और दुख के बाद कामा, पाप और पुण्य। ये वाक्य और उद्देश्य दोनों लंबा हो रहा है, वाक्य भी लंबा जा रहा है, उद्देश्य भी लंबा जा रहा है। ठीक है, पाप है और पुण्य, सुख है और दुख, रात और दिन। देखिए रात और दिन दोनों बनाए हैं, दोनों बनाए हैं। तो जब वाक्य और उद्देश्य दोनों लंबा हो तो वहां पे हम क्या करेंगे? अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। एक कंडीशन समझ गए ना? अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग इतने चीजों में होता है, एक संबोधन के लिए, दूसरा छंदों में, तीसरा अंकों को लिखते समय, अगला जो है जब वाक्य और उद्देश्य सारे लंबे हों तब प्रयोग किया जाएगा, जब शब्द की पुनरावृत्ति हो तब किया जाएगा, और जब दिन और दिनांक को लिखना हो तब किया जाएगा, और जब दो समान पदों में और की गुंजाइश बनी हुई हो तो वहां पे भी किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अर्ध विराम के विषय में। किसके? अर्ध विराम। अब जैसा कि अर्ध से ही समझ गए होंगे, अर्ध मीन आधा और अल्प मीन कम। अरे भाई हिंदी वर्णमाला पढ़े हैं आप, भाग एक पढ़िएगा ना हिंदी का। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहला वीडियो मैंने वर्णमाला का बनाया, वहां पे मैंने पढ़ाया है ह्रस्व दीर्घ। ठीक है, तो अल्प मीन्स छोटा और अर्ध मीन्स आधा। ठीक है, और पूर्ण मीन्स पूरा हो जाएगा। तो दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? अर्ध विराम के विषय में पढ़ेंगे। चलिए अर्ध विराम को देखते हैं। इसकी पहले परिभाषा समझ लीजिए। अर्ध विराम कि जहां अल्प विराम से कुछ समय अधिक रुकना हो तो वहां पे अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे दो कंडीशन में होता है। एक चीज, मैं तुम्हारा काम कर देता, मैं तुम्हारा, एग्जाम्पल मैं देते चल रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ही है। मैं तुम्हारा काम कर देता, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऐसे अर्ध विराम लगेगा, काम कर देता, ठीक, किंतु मैं खुद बीमार हूं, किंतु मैं खुद बीमार हूं। अब देखिए यहां पे कह रहा है मैं तुम्हारा काम कर देता, अब इतना देर रुक रहा है, अल्प विराम के समय में दुगना समय ले रहा है, किंतु मैं खुद बीमार हूं। ठीक है, तो इन चिन्हों को हम क्या कहेंगे? अर्ध विराम कहेंगे। ठीक, एक चीज एक जगह और प्रयोग होता है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। जब हम डिग्री लिखते हैं PhD, तो हम देखिए कई लोग गोला बना देते हैं, जैसे P लिख के ऐसे कर देते हैं, D लिख के ऐसे, ये गलत है। P लिख के ऐसे, D लिख के, जब 2 डिग्री लिखना हो तो ये यहां पे कामा लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना हो MED, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे फिर कामा देते हैं, फिर BEd, इस प्रकार से यहां पे भी ऐसे होता है। ठीक है, MEd यहां पे रहेगा और ये अगर BEd दे दे ED ऐसे। ठीक, 2 कंडीशन में अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं क्या चीज है। तीसरा है बाबू पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब जब पूरा हो जाए, यानी आप जब किसी व्यक्ति से अपनी बात कहते हैं और आपकी बात पूरा वाक्य कंप्लीट अर्थ वहां स्पष्ट पहुंच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण विराम कहेंगे। अच्छा, अगला अपूर्ण विराम है। अच्छा, सॉरी, चलिए पूर्ण विराम को ही पहले देख लेते हैं। जैसे पूर्ण विराम में क्या कह रहा है कि जब वाक्य पूर्ण हो जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पे पूर्ण विराम लगता है। आम्रपाली ने नृत्य कर लिया, आम्रपाली ने नृत्य
कर लिया। देखिए पूरा सेंटेंस निकल गया। आम्रपाली पता है ना, एक वेश्या थी, एक बहुत बड़ी नृत्यांगना और वेश्या थी, जो गौतम बुद्ध के समय से इसकी आम्रपाली का बहुत चर्चा का विषय रहा है। तो यहाँ कह रहा आम्रपाली ने नृत्य क्या कर लिया, कर लिया है। कंप्लीट अर्थ निकल गया। तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, यही जो है खड़ी पाई लिख रहा है ना, यही आपका क्या है, पूर्ण विराम है। चलिए अपूर्ण विराम के विषय में देखते हैं। अपूर्ण विराम क्या है कि जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो वहां पे क्या करते हैं, अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी ने पूछा, यहां देखिए, गुरुजी ने पूछा, देखिए अब गुरुजी ने पूछा, संबोधन किया ना, तो यहां पे पहले अल्प विराम लगेगा। आगे कह रहा है गुरुजी ने पूछा श्याम कहां थे। यहां बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। श्याम कहां थे, अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह लग रहा है ध्यान देते चलिए। कहां थे, श्याम ने उत्तर दिया, श्याम ने उत्तर दिया। अब मेरे बच्चों देखो अपूर्ण विराम यही है ना, श्याम ने क्या किया, उत्तर दिया। तो यहां पे क्या करेंगे, यही जो ऐसे निशान लगता है उत्तर दिया, तो ये क्या है, अपूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम मतलब जब एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य में हो, निकलने वाला हो, तो वहां पे अपूर्ण विराम लगता है। मैंने शुरू में बताया। तो उत्तर दिया कि मैं पिताजी के साथ बनारस गया था, मैं पिताजी के साथ बनारस गया था। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका अल्प विराम हो गया, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, और ये आपका अपूर्ण विराम चिन्ह हो गया। ठीक है, ये कौन सा मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको अपूर्ण विराम वाला पढ़ा रहा हूं। अगला क्या है, पूर्ण विराम आपको बता ही दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते ही होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह किन्हें कहेंगे, जब हम किसी व्यक्ति से, अगला आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे मैं कह दूं राम तुम कहां गए थे, तो यहां पर खड़ी पाई नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कहां गए थे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे ऐसे कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा क्या मैं पढ़ा रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्या है, निर्देशक चिन्ह। देखिए निर्देशक चिन्ह में जब आएंगे तो निर्देशक चिन्ह किसी बात का उत्तर, उदाहरण उद्धृत करने के निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। देखिए कहना है, कोई उत्तर देना चाह रहा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह लगेगा। लेकिन याद रखिएगा इन चिन्हों में चिन्ह बड़ा होगा, लेकिन अगर चिन्ह कहीं पे छोटा हो तो वह निर्देशक चिन्ह नहीं होगा, यह योजक चिन्ह होगा। क्या होगा, योजक चिन्ह। जैसे मैं कहता ना माता और पिता, ठीक है, तो बीच में ये जो चिन्ह है ये निर्देशक चिन्ह नहीं कहलाएगा, ये क्या चिन्ह कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा। समास में आप पढ़े होंगे, द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। माता पिता, राधा कृष्ण, ये सब द्वंद्व समास है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कहने का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपना वक्तव्य सुनाने वाला हो, कुछ कहना चाहता हो, तो वहां पे योजक चिन्ह लगता है और वो बड़ा थोड़ा सा होता है। आपके निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, कहना है कि एक होकर ही हम सुख से जीवित रह सकते हैं, एक होकर ही हम सुख से जीवित रह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्या, निर्देशक चिन्ह। अब आते हैं योजक चिन्ह में आते हैं। योजक चिन्ह का बहुत पहला कंडीशन यह है कि यह द्वंद्व समासों में किया जाता है, द्वंद्व
समासों में किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, माता पिता राधा कृष्ण, तो यहाँ माता पिता के बीच में ऐसे डैश रहता है, इसी को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अगला चीज, विलोम चिन्हों में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे शुभ और अशुभ। तो जब हम कहीं वाक्य में लिख रहे हैं शुभ है अशुभ, तो विलोम शब्द है इसका, शुभ मतलब अच्छा, अशुभ मतलब बुरा। तो जब यह विलोम शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह लगेगा। ये दूसरा कंडीशन था। ठीक है। चलिए, तो योजक चिन्ह का हो गया। अगला हम देखेंगे कोष्टक चिन्ह का। ठीक, देखिए कोष्टक चिन्ह क्या होता है। यहां पे आते हैं, किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पुत्र आत्मविश्वासी बनो, यहां पे देखिए कोष्टक चिन्ह कहां पे है, यहां पे है, और इसका निशान क्या है, ये है। मैं बॉक्स में जितना बनाया हूं उसके सामने जो एरो है उसका वो प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है। तो देखिए कह रहा है पुत्र आत्म विश्वासी। अब देखो आत्मविश्वासी किसी को समझ में नहीं आता है, इसीलिए कोष्टक में इसको लिख दिया जाता है, अर्थात अपने पे विश्वास रखो, और यहां पे लिख दिया गया बनो, अर्थात पुत्र आत्मविश्वासी बनो, लेकिन ये बीच में कोष्टक दे दिया गया इसी के अर्थ को बताने के लिए। तो ये हो गया आपका कोष्टक चिन्ह। अगला है उद्धरण चिन्ह। शुरुआत में ही मैंने एग्जांपल दिया था कि उद्धरण चिन्ह उन्हें कहेंगे जब किसी चीज का शीर्षक हो, पुस्तक हो, समाचार पत्र हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह देखिए ऐसे होता है, ऐसे, जैसे जय हिंद, जय हिंद, और यहां पे जय हिंद के बाद ये क्या हो गया, अब जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तो जय हिंद शीर्षक हो गया ना। अरे मेरे बच्चों, हाई स्कूल में पढ़े होगे ना कि यह पद्य नामक पाठ से लिया गया है, तो पद्य हम इन्वर्टेड कामा में लिखते थे उद्धरण चिन्ह में। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब सूरदास जी का नाम आएगा, सूरदास जी भी इन्वर्टेड कामा में हो जाते हैं। तो जब कोई पुस्तक का नाम हो, कोई शीर्षक हो, कोई लेखक का उपनाम हो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, आपसे कह दिया जाए रामधारी सिंह दिनकर, तो ये दिनकर जो है ऐसे इन्वर्टेड कामा में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इनका क्या है, उपनाम है। तो जब उपनाम हो, कोई पुस्तक हो, कोई शीर्षक हो, तो वहां पे किसका चिन्ह लगाएंगे, उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। यही आपका उद्धरण चिन्ह है, ये जो मैं बनाया हूं। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह कहां लगाएंगे, जब हर्ष हो, उल्लास हो, खुशी हो, गम हो, तो वहां पे क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। देखिए ओहो, देखिए ओहो, अब यहां पे विस्मयादिबोधक लगाएंगे। तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हो गए मतलब यहां पे हर्ष है ना कि ओहो तुम पास हो गए। तो यहां पे जब हर्ष हो, उल्लास हो, खुशी हो, गम हो, जैसे गम में आपसे लिख दे हे राम, ठीक है, तो यहां पे भी हे राम के बाद क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक लगेगा। हाय राम, हाय राम, तो यहां पे करुणा वाला भाव हो गया, तो यहां पे भी विस्मयादिबोधक चिन्हों का निशान लगेगा। अगला क्या है मेरे बच्चों, लाघव चिन्ह। चलिए लाघव चिन्ह के विषय में जानते हैं। अभी जो पीएचडी में लिखा था ना, वैसे सेम आ जाइए। कभी कभी किसी वाक्य को लिखने के लिए हम अक्सर ऐसे लिख देते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब ऐसे डॉक्टर लिखना है ऐसे, तो हम डॉक्टर को ऐसे ना लिख के इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर हो गया। प्रोपराइटर लिखना है तो प्रो लिख के ऐसे सुनना कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह है। यही जो गोला बना है ना, इनके आगे लाघव चिन्ह है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे कह दूं सा नी वी, सा नी वी, अब देखिए कहीं कहीं ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा,
ठीक है। और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। अब देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हम इतना न लिख के सिर्फ सानिवी लिख दिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो ऐसे चिन्हों में जो गोला बना है यह क्या है, लाघव चिन्ह है। लेकिन यही पी एच डी लिख दें, यहां पे ऐसे बिंदी कर दें और डी के बाद ऐसे कर दें, तो क्या हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा। ये वाला चिन्ह हो जाएगा अर्ध विराम का। ठीक है, तो हमको पीएचडी जब भी लिखना हो तो हम गोला नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया, ध्यान से पढ़िएगा मेरे बच्चों, ये सब एग्जाम में पूछता है। लाघव चिन्ह हो गया। समाप्ति सूचक चिन्ह, आप देखो कोई चीज गद्य लिख रहे हो, मान लो खूब कहानी लिखे हो 4 पेज का, और यहाँ खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद एक ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या मतलब कि इसके आगे अब कोई कहानी नहीं है, यहीं पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये चिन्ह किस चीज का है, समाप्ति सूचक चिन्ह है। चलिए अगला है, अगला क्या दे रखा है, वर्गाकार कोष्टक चिन्ह। आप गणित में देखते होंगे, यहां पे मैं तीनों कोष्टक चिन्हों को बता दे रहा हूं। ठीक है, एक छोटा कोष्टक होता है, एक ये जो कोष्टक होता है ऐसे करके, ये मझोला कोष्टक होता है, या सर्पाकार कोष्टक होता है, जो मैं यहां पे लिखा हूं सर्पाकार कोष्टक होता है। ये वर्गाकार कोष्टक होता है, ऐसे बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, तो ये गणितीय चिन्ह में प्रयोग होता है कि जब हम वर्ग लगाते हैं या कुछ करते हैं या समीकरण को तोड़ते हैं, तो एक एक को तोड़ते हुए जाते हैं। तो ये तीनों समझ लीजिए कि ये क्या है, छोटा कोष्टक, ये सर्पाकार या मझोला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक। तो ये तीनों खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है, हंस पद या त्रुटि चिन्ह। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हंस पद या त्रुटि चिन्ह। जैसे हंस पद में आ जाइए, मैं आपको लिख दूं, मैं कल बाजार जाऊंगा। देखो मेरे बच्चों, मैं यहां कहना ये चाह रहा था कि मैं लिखना चाह रहा था कि मैं कल ही बाजार जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं ही यहां भूल गया। तो मान लीजिए अगर ऊपर बचा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर बचा है तो ऐसे करके लिख देंगे ही। अगर मान लीजिए नीचे लिखना है तो ऐसे करके यहां लिख देंगे ही। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हंस पद या त्रुटि चिन्ह इसको कहते हैं। इसको हंस पद या त्रुटि चिन्ह, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, और जिधर इसका मुंह बंद रहता है उधर ही नीचे लिखते हैं। अगर इसका मुंह ऊपर होगा ऐसे तो ऊपर यहां ही लिखेंगे, अगर यहां जगह नहीं है नीचे लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे कर देंगे तो ही यहां लिखेंगे। ठीक है, हंस पद या त्रुटि चिन्ह इसको कहते हैं। चलिए ये भी समाप्त हो गया। पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या चीज है, पुनरुक्त सूचक चिन्ह। अब देखिए मैं आपसे कह दूं कि किसी बच्चे का मैं नाम लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख दूं मोहन, सनात, राम शरण और ग्राम, मान लीजिए कोटियां, मानसिंह, बांसगांव, गोरखपुर। अब यही चीज मान लीजिए कोई अमृता आ गई और पिता का नाम मान लीजिए सोहन आ गया। ठीक है, लेकिन ग्राम वही की है, ग्राम वही की है, और ऐसे कुल करके 5-7 लड़के जो हैं कोटियां, मानसिंह, ग्राम, बांसगांव, गोरखपुर के ही हैं। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे कोटियां, मानसिंह, बांसगांव, गोरखपुर। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ग्राम के नीचे कर देंगे, एक कोटियां के नीचे, एक मान, एक बांसगांव, एक गोरखपुर, फिर इसके नीचे ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, पुनरुक्त सूचक चिन्ह हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, ये पुनरुक्त सूचक चिन्ह होता है। यहां पे मैं निशान लगाया हूं, देखिए ये है। इसके बाद देखते हैं अन्य गणितीय चिन्ह। देखिए अन्य गणितीय चिन्ह में आएंगे तो एक मल्टीप्लाई का है, कि जब हम किसी अंक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर एक देखेंगे जब किसी अंक में हम घटाते हैं, जब किसी अंक में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर हम किसी का वर्ग निकालते हैं, या किसी को बराबर करते हैं, या फिर मान लीजिए 10 का प्रतिशत निकालते हैं। तो ये सब चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
मैं वेट करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप नया देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुकुल पॉइंट लॉकडाउन के बाद अगर आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा, बहुत सारे कमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कल मैं एक लिस्ट लेके जरूर आऊंगा, उन सब लोगों को नाम यहाँ पे सार्वजनिक करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि आप लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं गुरुकुल पॉइंट को। मैं चाहता हूं आप लोग भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।